हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ शारदा पीठ इंस्टीट्यूट। जैसा कि अभी काफी लंबे समय से हमारा स्कूल विजिट प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा 12th और 11th में जो साइंस के बच्चे हैं, चाहे वो मैथ हो चाहे बायो के बच्चे हो, जिनमें एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा था। और साथ ही साथ ये बताया जा रहा था कि जैसे ये टेस्ट आपका कंडक्ट होगा, स्कोर आपको बताया जा रहा था। पर दिक्कत क्या आ रहा था कि बच्चों को आंसर तो पता चल गया था, और उसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, इन चीजों में बहुत सारे क्वेरीज थे। तो मैंने बच्चों से कहा था कि आपको लिंक के माध्यम से, यूट्यूब लिंक के माध्यम से प्रॉपर सॉल्यूशन आप तक पहुंचाया जाएगा। तो बच्चों, आज उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों से जुड़ा हूं। जो 10 क्वेश्चन फिजिक्स के थे उसमें प्रॉपर डील करूंगा। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। हो सकता है आज मैं 5 क्वेश्चन डील करूं, अगले वीडियो में 5 क्वेश्चन तक पहुंचे। तो सभी क्वेश्चन को समझना, वो किस टॉपिक से है ये समझना, उसके बाद वो आंसर कैसे आया, इन चीजों को एनालाइज करना। ठीक है, और साथ ही साथ दिमाग में ये बैठा लो कि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हमें मेडिकल पे या इंजीनियरिंग की तरफ फोकस करना ही है। हम बेसिक कोर्स की तरफ फोकस नहीं करेंगे। जो चीज आपको बहुत भारी भरकम लगता था, तो अब शारदा पीठ आप लोगों के बीच आ चुका है। बच्चों के साथ हम भी चलेंगे, उनको मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाने के लिए हम आपके साथ मेहनत करेंगे। बस आपको हमसे जुड़े रहना है। तो चलो, आज का एक वीडियो, ये जो वीडियो है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वीडियो है वो बेस्ड है प्रॉपर सॉल्यूशन पे। अब मैं आपको सॉल्यूशन के साथ जो किस टॉपिक से, वो टॉपिक भी डिस्कस करने वाला हूँ। और ये सॉल्यूशन किसका है, तो जो स्कॉलरशिप टेस्ट स्कूल में कंडक्ट कराया गया था उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, अरेंज द कलर ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, अरेंज करना है। ये क्वेश्चन था। तो मैंने एक प्रिज्म लेके आया, प्रिज्म के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा होगा, विजिबल स्पेक्ट्रम। तो क्या होती है, ये क्वेश्चन किसका है, जैसे बात में करूं तो आप जैसे रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे, तो जो विब्ग्योर होता है, ये जो विब्ग्योर होता है, ये क्या है, ये तो रे है। ठीक है, इस रे की प्रॉपर्टी, इस किरण की प्रॉपर्टी क्या है कि एकमात्र ऐसा रे है जो विजिबल है, जिसे देखा जा सकता है। बहुत सारे रेज होते हैं, गामा रेज होता है, सबसे पहले गामा आता है, फिर एक्सरे आता है, तो बहुत सारे रेज आते हैं ना। माइक्रोवेव्स आते हैं, रेडियो वेव्स आते हैं, इंफ्रारेड आते हैं। ठीक है, उसमें एक वेव होता है विब्ग्योर। इस विब्ग्योर की प्रॉपर्टी क्या है कि एक मात्र ऐसा रे है जो विजिबल है। ठीक है, बाकी रेस को हम देख नहीं सकते। तो इसी के वेवलेंथ के अकॉर्डिंग क्या करना है, अपने को अरेंज करना है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ अपने को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, कि सबसे कम किसका वेवलेंथ होता है और सबसे ज्यादा किसका वेवलेंथ होता है। मैंने प्रिज्म के थ्रू आपको ये चीज समझाया है। ये क्या है, एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुआ, ये टकराया और 7 कलर में स्प्लिट हो गया, 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट होता दिख रहा है ना। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, ये फिनोमेना क्या कहलाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। एक प्रिज्म ने लिया, उसमें एक मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ। जैसे वो प्रिज्म के पहले सरफेस से टकराया, अपने 7 कलर में स्प्लिट हो गया, टूट गया, 7 कलर में टूटा। और उसके दूसरे सरफेस में क्या हो रहा है, ये सिर्फ डेविएट हो रहा है। इसको जाना ऐसा था बट ये डेविएट हुआ। तो हमने क्या सीखा, पहला चीज कि एक व्हाइट लाइट अगर प्रिज्म में इंसिडेंट होता है तो 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है, 7 कलर में टूट जाता है। इस फिनोमेना को कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। दूसरी बात ये आती है कि ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट प्रिज्म के पहले सरफेस पे हो रहा है कि दूसरे सरफेस पे हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि पहले सरफेस पे 7 कलर में डिवाइड हो गया। ठीक है, पहले ही सरफेस में 7 कलर में डिवाइड हो गया, तो जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट होगा वो प्रिज्म के पहले सरफेस में होगा। ठीक है, दूसरे सरफेस में सिर्फ क्या होता है, डेविएशन होता है, विचलन होता है, ये अपने पाथ से सिर्फ डेविएट हो रहा है। अब मैंने कलर को अरेंज किया है, तो आप देखो सबसे पहले क्या है, वॉयलेट कलर आया है। ठीक है, वॉयलेट कलर हमने देखा कहाँ पे दिख रहा है, ये बी ऑप्शन में अपने को, ये बी वाला जो ऑप्शन है उसमें वॉयलेट दिख रहा है, मतलब सबसे पहले अपने को दिखना चाहिए बी। ठीक है, अब ये ऑप्शन में देखा, सबसे पहले अपने को ये दिखा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये किस तरीके से सही नहीं हो सकता। और एंड में कौन सा कलर आ रहा है, एंड में आ रहा है रेड। रेड कहाँ पे दिख रहा है, रेड अपने को ई में दिख रहा है। तो लास्ट में कौन सा कलर होना चाहिए, ई होना चाहिए।
ठीक है, सबसे पहले बी होना चाहिए, लास्ट में ई होना। क्वेश्चन बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ ना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। देखो सबसे पहले बी होना चाहिए और लास्ट में ई, यहाँ पे ए दिख रहा है, मतलब ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सी आंसर सही हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको दिखेगा वॉयलेट कलर, सबसे पहला जो कलर होगा वो वॉयलेट होगा। वॉयलेट के बाद हम अगर आगे बढ़ेंगे तो अपनी क्या दिखेगा? वॉयलेट के बाद ब्लू दिखा, मतलब इसके बाद कौन सा कलर आ जाएगा? सी आ जाएगा। देखो सी में दिख रहा है ब्लू। उसके बाद आगे बढ़े तो ग्रीन दिखा, ग्रीन कहाँ है? ए पे है, उसके बाद आ जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? मतलब वायलेट हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, अब क्या बच गया? येलो। उसके बाद आ जाएगा डी और लास्ट में क्या आ जाएगा? लास्ट पे आ जाएगा ई। तो ये अपने को कहाँ देखने को मिल रहा है? ये अपने को देखने को मिला कहाँ पर? ये सी में देखने को मिला। क्लियर? सभी बच्चे क्लियर हो गया होगा? ठीक है, तो ये कैसे अरेंज किया आपकी समझ में है ना? बहुत बच्चों को तकलीफ हो रहा था, दिक्कत हो रहा था, वो इस अरेंजमेंट को नहीं कर पा रहे थे, इसमें ही टिक कर रहे थे। तो भाई इस पे टिक नहीं करना है, अपने को जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा कलर सबसे पहले आएगा, उसके बाद कौन सा कलर होगा, ये चीजें पूछा गया था। ठीक है, तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करूं, सेकंड क्वेश्चन अपने क्या था? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग रेट ऑफ लॉ ऑफ हीट इज प्रोपोर्शनल टू। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। तो अगर न्यूटन ने हमको ये बताया था कि अगर कोई बॉडी मान लो 70 डिग्री सेल्सियस पर है, जैसे मैंने आपको ये बोला कि कोई बॉडी मान लो 70 डिग्री सेल्सियस पे है, ये ठंडा होके पहुंच गया 60 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब कितना कम हुआ, कितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ? 10 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। ठीक है, मान लो इसमें समय लगा T1, अब ये 60 से फिर पहुंच गया 50 में, फिर कितना कम हुआ? फिर ये कम हो गया 10 डिग्री। इसमें मान लो समय लगा T2, तो दिमाग में ये आना चाहिए भाई अगर ये दोनों में 10-10 कम हो रहा है तो T1 जो है वो T2 के बराबर होना चाहिए, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। न्यूटन ने यही बताया कि कोई भी बॉडी जितना जल्दी, मतलब जितना ठंडा होते जाएगा उतना वो समय ज्यादा लेगा, मतलब जो T1 का वैल्यू होगा वो छोटा होगा जिससे T2 से। मान लो ये यहाँ पे पहुंच जाता 40 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे भी आपने देखा कि 10 डिग्री कम हुआ और यहाँ पे T3 समय लगा, तो सबसे ज्यादा समय किस पे लगेगा? T3 पे लगेगा। सबसे ज्यादा समय किस पे लगेगा? T3 पे लगेगा। ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और न्यूटन ने उसके बाद ये बताया कि किसी भी बॉडी का जो कूलिंग रेट होता है, जो कूलिंग रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मिड टेम्परेचर माइनस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये आती है कि कूलिंग रेट क्या होता है, कूलिंग रेट क्या हो गया, मिड टेम्परेचर क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या हो गया, ये सब चीजें आ गई। ठीक है, तो कूलिंग रेट सबसे पहले समझते हैं। जैसे मैंने बोला कि कोई बॉडी 100 डिग्री सेल्सियस पे है और ये 100 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में 4 मिनट का समय ले रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ये 100 में था, 100 से कहा गया 60 में गया, और उसे कितना समय लिया? 4 मिनट का समय लिया। तो 1 मिनट में ये कितना ठंडा हुआ होगा? तो कैसे निकालेंगे? ये निकाले 100, इसमें से माइनस कर दिए 60 डिवाइड बाई टोटल टाइम, तो कितना आ जाएगा? ये क्या हो गया? 40/4। 1 मिनट में ये 10 डिग्री सेल्सियस ठंडा हो रहा होगा। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, कोई भी बॉडी 1 मिनट में या 1 सेकेंड में यूनिट टाइम पे कितना ठंडा हो रहा है वो कहलाता है कूलिंग रेट। ठीक है, यूनिट टाइम पे कोई बॉडी कितना ठंडा होगा वो क्या कहलाएगा? कूलिंग रेट कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं माना कि कोई बॉडी θ1 डिग्री से θ2 डिग्री तक ठंडा हो रहा है और इसमें T टाइम लग रहा है, तो कूलिंग रेट क्या होगा? कूलिंग रेट हो जाएगा θ1 माइनस θ2 डिवाइड बाई टोटल टाइम। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है। अब बीच का आप कैसे निकालते हैं? जैसे मैंने बोला 1 और 3 के बीच में क्या आएगा? 1 और 3 के बीच में क्या आएगा? तो आप क्या करोगे? 1 + 3 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये आ जाएगा 4/2, और 1 और 3 के बीच में कितना आ गया? 2 आ गया। बात को समझ में आया? जैसे मैं बोला कि 100 और 60 के बीच में क्या टेम्परेचर आएगा, तो आप क्या करेंगे? 100 + 60 डिवाइड बाई 2 कर दो, ये क्या हो जाएगा? 160 डिवाइड बाई 2। 160 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना आ गया? 80 आ गया। ठीक है, तो मिड टेम्परेचर कैसे निकालना है? दोनों टेम्परेचर को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो।
ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आप कुछ भी मान लो, मैं क्या मान लिया, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में थीटा मान लिया। तो ये होता है न्यूटन्स कूलिंग लॉ। ठीक है, न्यूटन ने किसी भी बॉडी को ठंडा होने में जो समय लग रहा है उस पर एनालाइज किया और ये बताया कि वस्तु जितने देर वो ठंडा होते जाएगा तो उसमें लगने वाला समय क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे वो ठंडा होते जाएगा उसमें लगने वाला समय क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इन चीजों को समझना है। तो ये टोटली बेस्ड किस पे है, टोटली ये बेस्ड है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर। ठीक है, कहीं पे हम स्क्वायर यूज नहीं कर रहे हैं, कहीं पे हम क्यूब यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटली बेस्ड किस पे है, ओनली एंड ओनली टेम्परेचर पे बेस्ड है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आया, ये था अपना दूसरा क्वेश्चन। अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, अ बैटरी ऑफ PMF 10 वोल्ट and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor if the current is in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor। ठीक है, सबसे पहले अगर आप गिवन की बात करूं, यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन में अगर मैं गिवन क्या क्या दिया हुआ है उसकी बात करूं, सबसे पहले आपने को EMF दिया है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब E का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10 वोल्ट। E नहीं ऐसा शो किया जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, अपन E लिख ले कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको प्रॉपर लिखना तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को E ऐसा सेव करते हैं। ये दिया हुआ है 10 वोल्ट। उसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 3 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल आर, ये अपने को दिया हुआ है 3 ओम। उसके बाद क्या दिया हुआ है, करंट इन द सर्किट 0.5 एम्पियर, मतलब आई का वैल्यू अपने को कितना दे दिया है, 0.5 एम्पियर। अब यहाँ पे नया चीज अपने को दिखने लगा, ई क्या होता है और आर क्या होता है। ठीक है, अभी तक तो हम रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे थे और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्या आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, EMF क्या होता है, ये सब चीजें पता होना चाहिए। तो EMF क्या करता है, EMF तो देखो यूनिट क्या लिखा हुआ है, V, वोल्ट लिखा हुआ है ना। तो वोल्ट क्या होता है, पोटेंशियल से जुड़ रहा है, और पोटेंशियल क्या होता है, काम करने की क्षमता। पोटेंशियल मतलब आपके अंदर कितना काम करने की क्षमता, वही तो पोटेंशियल होगा ना। एग्जिट EMF भी वही चीज है। EMF क्या करता है, एक कूलाम चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए जितना वर्क करना पड़ा, एक कूलाम चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए जितना वर्क करना पड़ा वही होता है EMF। सेम पोटेंशियल, जैसे पोटेंशियल हमने विभव हमने पढ़ा था, सेम वही काम क्या करता है, EMF करता है। कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन में EMF लिखा होता है। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं E से, या ये साइन है। ठीक है, बात समझ में आया। अब बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की। एक कहानी जैसे मैं लिया, मान लो आप मार्केट गए, बैटरी खरीदी, आपने 20 वोल्ट का बैटरी खरीदा, आपने 20 वोल्ट का बैटरी खरीदा। यहाँ पे वोल्ट, कितने वोल्ट का बैटरी खरीदा आपने, 20 वोल्ट का बैटरी आपने खरीदा। उसको ला के हमने क्या किया, एक डिवाइस से आप लगा दिया था। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, एक ऐसा वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, आपने 20 वोल्ट का बैटरी खरीदा, अब आप इसको चेक कर रहे हो। ठीक है, आप इसको चेक किए तो यहाँ पे करंट कितना आएगा, करंट क्या होता है, V/R। ठीक है, V का वैल्यू 20 वोल्ट था, R हमने कितना यूज कर लिया, मान लो 5 ओम यूज कर लिया। ठीक है, R हमने कितना यूज कर लिया, 5 ओम का एक रजिस्टर यूज कर लिया। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड कर दिए 5 से, कितना आ जाएगा, ये 4 एम्पियर। हमने देखा कि यहाँ पे 4 एम्पियर करंट आना चाहिए अगर 20 वोल्ट का बैटरी है जिसको हम 5 ओम के रजिस्टर से लगाए हैं। और हमने अगर वोल्टेज भी चेक किया तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। I का वैल्यू हमने 4 एम्पियर निकाला, 5 ओम था, आप देखेंगे 20 वोल्ट R है रिजल्ट। ठीक है, ये होना चाहिए था, पर एक्चुअल में जब देखा गया तो ऐसा हुआ नहीं। जब एक्चुअल में ऐसा देखा गया तो हुआ नहीं। जो करंट अपना 4 एम्पियर आना था, तो 4 एम्पियर ना आके वो करंट आया 2 एम्पियर। भाई जो आप 20 वोल्ट का बैटरी खरीदे हो क्योंकि आपको 4 एम्पियर करंट चाहिए था, पर हमने देखा कि करंट 2 एम्पियर आ रहा है। अब ये कैसे हो गया, अब ये कैसे हुआ, देखिए बात को समझिएगा। अगर नीचे वाली वैल्यू बढ़ी होगी तभी ये क्या हो, ये वाली वैल्यू बढ़ी होगी तभी जो रिजल्ट आया, जो 4 एम्पियर आया है वो कम हुआ होगा। भाई नीचे वाली वैल्यू बढ़ी होगी तभी ये कम हुआ होगा ना, बात समझ रहे हो ना। अगर नीचे वाली वैल्यू को हम 5 से और बढ़ा दे, मान लो इसमें 5 में और जोड़ दिया, मतलब 5 + 5 कर दिया, तब रिजल्ट 2 एम्पियर आ रहा है, तब रिजल्ट 2 एम्पियर आ रहा है। मतलब हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस 5 ओम का था, 5 ओम एक्चुअल में नहीं है, वो काम कैसे कर रहा है, वो 10 ओम का काम कर रहा है। ठीक है,
10 ओम का काम कर रहा है। तो भाई हम सोचे कि हुआ कैसे, तो एक्चुअल में जब ऑब्जर्वेशन किया गया तो ये देखा गया कि ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ था 5 ओम का, इसके साथ बैटरी के अंदर भी एक रेजिस्टेंस पाया गया जो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ था, किसमें, सीरीज में जुड़ा हुआ था। किसमें जुड़ा हुआ था, सीरीज में जुड़ा हुआ था। बात को समझ रहे, बात को आपने समझा, किसमें जुड़ा हुआ था, सीरीज में जुड़ा हुआ था। अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तो आर इक्विवेलेंट सीरीज में क्या आता है, R1 प्लस R2 आता है क्या, R1 का वैल्यू 5, R2 का वैल्यू 5, टोटल कितना, रेजिस्टेंस 10 ओम। अब यहाँ पे हमने आई देखा, V निकाला, यहाँ से हमने क्या कर दिया, यहाँ से हम करंट जो I का वैल्यू आ रहा है क्या होता है, V बाई आर होता है ना, V बाई आर इक्वल टू आई। V का वैल्यू 20 था, R अब कितना हो गया, 10 हो गया है। अब यहाँ पे हमें करंट क्या मिल गया, 2 एम्पियर का करंट मिला। तब हमारे समझ में आया कि नहीं भाई, पूरे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ साथ बैटरी के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ साथ बैटरी के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है, जिसे क्या कहा जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। बात समझ में आया, पक्का बात समझ में आया ना भाई। अब देखो टोटल, अब यहाँ पे पोटेंशियल जो अपने को मिलना चाहिए था, तो पोटेंशियल कितना मिलेगा, जो 20 वोल्ट अपने को मिलना चाहिए, तो 20 वोल्ट अब मिल नहीं रहा, 20 वोल्ट नहीं मिल रहा है ना भाई। यहाँ से कितना करंट गया, 2 एम्पियर करंट गया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे, 5 ओम, तो ये वोल्ट मीटर में यहाँ पे रीडिंग कितना आ रहा है, वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगा आई किया 2, रेजिस्टेंस था 5, कितना 10 वोल्ट आ रहा है। हमने देखा भाई, हमने तो 20 वोल्ट का बैटरी लाया था, पर यहाँ तो कितना आया, 10 वोल्ट आया। तो यही कहलाता है टर्मिनल वोल्टेज। यही क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। जब सर्किट में करंट फ्लो करोगे तो टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू एक्चुअल वोल्टेज से क्या आता है, कम आता है। किसके कारण कम आता है, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण कम आता है। कैसे निकाले ये चीज, एक्चुअल अपना कितना आया, एक्चुअल में आया 10, ठीक है, टोटल कितना था, 20 था, इसमें हमने 10 को माइनस किया तभी तो 10 हुआ होगा ना। अब वो 10 माइनस कैसे हुआ, आप देखो ये इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है R, और करंट कितना गया I, 2 घंटे करंट गया, मतलब इसमें हमने R और I का इंटू माइनस किया है, ठीक है। ये क्या था, टर्मिनल वोल्टेज V था, ये क्या है अपना EMF है, माइनस क्या हो गया, IR हो गया, तो ये अपना आ गया क्या, टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू IR। अब यहाँ से आप R का वैल्यू निकाल सकते हो, और यहाँ से आप R का वैल्यू निकाल सकते हो ना, यहाँ से R क्या होगा, देखो R क्या हो जाएगा, हमने IR को छोड़ा इधर, ठीक है, IR इधर ले आया, V उधर चला गया, क्या हो जाएगा ये E माइनस V हो जाएगा। यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस V डिवाइड बाई I। अब अपने को देखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये दी हुई है, अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को EMF दिया है, ठीक है, अपने को EMF दिया हुआ है, V निकालना है, V नहीं दिया हुआ है, ठीक है। I का वैल्यू दिया, तो V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, I इंटू आर लिख सकता हूँ ना, डिवाइड बाई ये I हो जाएगा ऐसा, अरे हो जाएगा क्या भाई, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। अपने को फॉर्मूला चेंज करना है बस। तो एक जनरल फॉर्मूला जो अपने को इंटरनल रेजिस्टेंस का मिलेगा, उसमें क्या करना है, चीजों को ऐड करना है, जो जो चीजें गिवन है, और क्या हो गया ये, जो जो चीजें गिवन है उन सब चीजों को क्या करना है, बस वहां पे पुट करना है, ठीक, चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो मैं करता हूं पुट, और देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए देखते हैं। तो सबसे पहले अपने को निकालना है कैपिटल R का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाता है स्मॉल r इक्वल टू R E बाई V माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये हो गया R, इसको मैं ये लिख सकता हूँ E माइनस V डिवाइड बाई V, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिखा जा सकता है। अब अपने को क्या निकालना है, कैपिटल R निकालना है, और I भी दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, V का वैल्यू अपने को कहीं नहीं दिया है, ठीक है, तो V को चेंज कर लो, V को IR में चेंज कर लो, या फिर डायरेक्ट इस फॉर्मूला को, देखो E का वैल्यू कितना दिया है, E का वैल्यू दिया हुआ है, E का वैल्यू दिया है 10 वोल्ट, ठीक है। I कितना दिया हुआ है, I का वैल्यू दिया हुआ है 0.5, R का वैल्यू कितना दिया है, R का वैल्यू दिया हुआ है 3, इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 10 माइनस 0.5 इंटू 3, 5 दिया 15, 1.5,
तो V का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा। इसको यहाँ पे पुट कर लो, यहाँ पे पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपन पुट किए, मान लो जैसे ये 3 हो गया, अपने को कैपिटल R चाहिए, E का वैल्यू दिया था 10, ये हो गया 8.5 माइनस 1, सिंपल है, ठीक है। ये हो गया 3। थोड़ा सा लेंदी होते जा रहा है क्या चीजें, आसान करते हैं, टेंशन मतलब आसान कर देते हैं। अपने को क्या दिया था, R का वैल्यू दिया हुआ था 3 ओम, ठीक है। I का वैल्यू क्या दिया हुआ था, I का वैल्यू 5 एम्पियर, ठीक। और क्या दिया हुआ था, और अपने को दिया हुआ EMF दिया था, ठीक। E का वैल्यू दिया हुआ था 10 वोल्ट। अपने से पूछा क्या था, कैपिटल R पूछा था, रजिस्टर का वैल्यू पूछा था, और मैंने आपको फॉर्मूला बताया, R इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल R इन ब्रैकेट E बाई V माइनस 1, ये होता है। अपने को V को हटाना है, ठीक है, अपने को V को हटाना है। कैसे हटेगा भाई, और कैपिटल R भी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू पुट करते हैं, धीरे हट जाएगा। V इज इक्वल टू अपने को फॉर्मूला पता है, यहाँ से मैंने निकाला था E माइनस आई आर से। E का वैल्यू था 10, I का वैल्यू था 0.5 और R का वैल्यू था 3। यहाँ से V का वैल्यू कितना आ गया था, 8.5 आ गया था, ठीक है, 8.5 वोल्ट आ गया था। यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3, ये कैपिटल R अपने को निकालना है, ये हो जाएगा 10, ये हो गया 8.5 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3, ये हो जाएगा कैपिटल R, ये हो जाएगा 10 माइनस 8.5 डिवाइड बाई 8.5, होगा क्या ऐसा, 10 माइनस 8.5 1.5 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू कैपिटल R, यहाँ पे हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाई 8.5, होगा क्या, इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा 8.5 इंटू 3 डिवाइड बाई 1.5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा। ये 1.3 दो बार में चला गया, इसको इंटू कर लिए तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17 ओम आ जाएगा। और 17 ओम में कौन से ऑप्शन में था, ये था डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया ना कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है, उस बार उसको फॉर्मूले में मैंने कैसे पुट किया, ठीक है। यहां से भी आप फॉर्मूला निकाल सकते हो ना इंटरनल रेजिस्टेंस का, ठीक है। यहां से क्या फॉर्मूला बनेगा, यहां से बनेगा आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी, आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी बना, यहां से आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस वी डिवाइड बाई आई, ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहां से जैसे मेरे को कैपिटल आर निकालना है, तो हो जाएगा ई, वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई आर लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई ये आई हो गया। अब इसको और प्रॉपर अगर लिखे तो ये क्या हो जाएगा, ई डिवाइड बाई आई माइनस आई आर डिवाइड बाई आई होगा। अब ये कट गया ऐसा, अब यहाँ पे वैल्यू रख लो, यहाँ पे अगर वैल्यू में रखा, आर को उठा के इधर ले आया, तो ये क्या हो जाएगा, ई बाई आर माइनस ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ई का वैल्यू कितना दिया था 10, आई का वैल्यू कितना दिया था, आई का वैल्यू दिया था 0.5, ठीक है। ये भी तो एक तरीका है ना भाई, देखो देखो प्रॉपर अगर समझे तो मैंने आपको बोला, मैंने आपको ये बोला कि जो V होता है वो E माइनस आई आर के बराबर होता है। सब तरीका बता रहा हूँ, सब जो आपको आसान लगेगा उसमें बनाना। तो अगर मैं आई आर को इधर लेके आया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E माइनस वी हो जाएगा, तो यहाँ से R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस वी डिवाइड बाई आई होगा ऐसा। अपने को कैपिटल R चाहिए था, कैपिटल R तो है ही नहीं भाई, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये हो जाएगा E डिवाइड बाई आई माइनस वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई आर डिवाइड बाई आई लिख सकता हूँ कैसा, ये ई से ये ई मर गया, सॉरी आई से आई मर गया, तो यहाँ से स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाई आई माइनस कैपिटल आर, तो कैपिटल आर बराबर क्या हो गया, कैपिटल आर बराबर हो गया ई डिवाइड बाई आई माइनस स्मॉल आर, हो जाएगा ना ऐसा। अब सब वैल्यू को रख लो, ई का वैल्यू दिया था 10, आई का वैल्यू दिया था 0.5 और आर का वैल्यू दिया था 3, तो कैपिटल आर बराबर आ जाएगा 17। बहुत सारे तरीके हैं, तो कहने का मतलब मेरा ये था कि आप जो भी बैटरी खरीदते हो, तो जितने वोल्टेज का वो बैटरी रहता है, अगर उसको हम सर्किट में यूज किए, ठीक है, जैसे ही सर्किट में यूज किए तो जितना पोटेंशियल उसका, जितना वोल्टेज उसका होना चाहिए, एक्चुअल में उतना होता नहीं। क्यों, क्योंकि बैटरी के अंदर भी क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, इसलिए उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। बात समझ में आया, तो ये था अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे अगर क्वेश्चन की तरफ बढ़े
तो अपना चौथा क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तब मैग्नेटाइज नीडल ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब कैपिटल एम, ये दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻⁻²। प्लेस्ड एट 30 डिग्री, एंगल अपने को दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है बी, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। ये दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। टॉर्क एक्टिंग ऑन द नीडल ये पूछा है, कितना बल युग में कितना टॉर्क लग रहा है, ये चीज पूछा है। सबसे पहले ये देखते हैं कि टॉर्क होता क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं टॉर्क एक्चुअल में होता क्या है। तो क्या हुआ, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा कुछ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने ले लिया। इसका कलर बदल लेते हैं, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया, क्लियर। ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेते चलते हैं भाई। हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ले लिया, ठीक है, जो क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। ये पैरेलल हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया, क्या रखते थे, ठीक है। इसके बीच में मैंने क्या किया, एक मैग्नेटिक एक चुंबक को रखा, इसके बीच में मैंने एक चुंबक को रखा। कैसे चुंबक रख देते हैं, चलो यहाँ पे मैं से रखता हूँ, ऐसे मैंने एक चुंबक रखा, एक ऐसा चुंबक रख दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये इसका साउथ पोल हो गया। इसके बीच का जो डिस्टेंस है, पोल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ, ये हो जाता है 2L, ठीक है। इस डायरेक्शन में इसमें एक फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। वो फोर्स क्या किसके बराबर होता है, mb के बराबर। इसमें इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है, ये किसके बराबर होता है, mb के बराबर। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यही फोर्स एक्ट करता है। टॉर्क क्या करता है, इस मैग्नेट को इसके इसमें घुमाने का काम करता है। टॉर्क क्या करता है, इसको घुमाने का काम करता है। जो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो टाउ इज इक्वल टू 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, बल गुणा लंबवत दूरी। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ये वाला जो डिस्टेंस है वही क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अब देखिए भाई, ये कितने एंगल से रखा हुआ है, थीटा एंगल से रखा हुआ है, कितने एंगल से रखा हुआ है, थीटा एंगल से रखा हुआ है। अब मैं क्या किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, मेरे को डी का वैल्यू चाहिए, ये क्या है 2L है, ये पूरा कितना है 2L है, ये डी है। मतलब मेरे को परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनियस पता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन थीटा में आता है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर पे क्या दिख रहा है, टी, ये परपेंडिकुलर पे टी दिख रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा टी, और हाइपोटेनियस पे क्या दिख रहा है 2L। तो यहाँ से टी का वैल्यू मुझे को मिल गया, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2L साइन थीटा, डी इक्वल टू क्या होगा 2L साइन थीटा। फोर्स क्या मिला mb, यहाँ पे रखो mb, ये हो गया 2L साइन थीटा, हो गया क्या भाई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, m इंटू 2L इंटू बी साइन थीटा लिख सकता हूँ कैसा। और m इंटू 2L क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, ये हो जाएगा mb साइन थीटा, हो जाएगा क्या ऐसा। अब यहाँ पे मेरे को टॉर्क का फॉर्मूला मिल गया, टॉर्क का फॉर्मूला मिल गया, बस इसी में वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे अपने को m का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू दिया है, थीटा का वैल्यू दिया है, पुट करते चलते हैं। देखिए तो टॉर्क इक्वल टू m का वैल्यू क्या दिया हुआ है, m का वैल्यू दिया है 4.8 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। b का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻², और साइन थीटा, थीटा का वैल्यू क्या हो गया 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना होगा 30 डिग्री। क्लियर ये बात सभी को, देखो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 30 डिग्री। अब इसको कैलकुलेट करना है, देखो 4.8 इंटू 3 का इंटू कर दो, 8 3 24 की 4 कैरी आ गया 2, और 3 चौक 12 और 2 14, क्या हो जाएगा ये 14.4 इंटू 10⁻⁻4, और साइन 30 का वैल्यू 1/2, 2 से इसको कैंसिल कर दो, 7.2 अपने को जैसे दिखा। आप देखोगे बी ऑप्शन नहीं 7.2 दिख रहा है, दिख रहा है क्या, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना सही हो जाएगा, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन, ये जो बी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिला ये ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है।
टॉर्क पूछा गया था। टॉर्क सबसे पहले बताया कि टॉर्क होता क्या है, किसी भी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने के लिए जो एफर्ट, जो वर्क करना है, वही टॉर्क होता है। ठीक है, अब आपको वर्क का फॉर्मूला, जैसे टॉर्क समझ में नहीं आ रहा है, इसको रोटेट करने के लिए हम वर्क कर रहे हैं ना, वर्क क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही चीज तो मैं किया हूँ, यहाँ पे आप देखो ना, वही चीज तो किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो कैसा डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। इस चीज को समझिएगा। तो सबसे पहले डी का वैल्यू निकालना है। डी का वैल्यू मैंने कैसे निकाल लिया, पर ऐसा यहाँ पे अपने को हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर पता है, साइन थीटा से आप निकाल सकते हो। ठीक है, या इसको ऐसे सीधा कर दो, या इसको ऐसे सीधा कर दो। तो मेरी बात को समझना, जैसे ये दो एक्सिस होते हैं अपने पास, यहाँ पे कोई इसका रिजल्टेंट है, अगर ये थीटा के साथ है तो टुवर्ड्स थीटा आएंगे ये कॉस के साथ जाता है, और अपोजिट टू थीटा जाएंगे तो ये साइन के साथ जाता है। तो आप देखेंगे ये क्या हो रहा है, इसको अपन इसे परपेंडिकुलर करेंगे तो थीटा के अपोजिट गया ना, तो 2l क्या, थीटा के अपोजिट गया, इसलिए क्या आ गया, 2l साइन थीटा आ गया। इन चीजों को समझिएगा, बस वैल्यू को पुट कर दो, कहानी खत्म। ये था अपना चौथा क्वेश्चन। मैं पूरे टॉपिक को प्रॉपर डिटेल से बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो अपना पांचवा क्वेश्चन क्या आ जाता है, पांचवा क्वेश्चन अपना आ जाएगा ये मैच द फॉलोइंग कॉलम्स आ गए, कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है। ए ऑप्शन में लिखा है कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, और यहाँ पे ये चीजें दिख रही है, आपको क्या लिखा है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो क्या होता है कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, सबसे पहले बात करते हैं कि कैपेसिटी होता क्या है। ठीक है, कैपेसिटी क्या होता है, जैसे आपके अंदर भी वो कैपेसिटी हो गया कि आप 2 घंटे पढ़ सकते हो, 4 घंटे पढ़ सकते हो, 8 घंटे पढ़ सकते हो, वो कैपेसिटी है। तो किसी भी कंडक्टर के पास चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। अब वो चार्ज को स्टोर करके करेगा क्या, करेगा वर्क। ठीक है, और वर्क कितना कर सकता है, जितना उसका पोटेंशियल होगा। तो हमें पता है कि हम चार्ज देते जाएंगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, कार्य करने की क्षमता क्या होती है कि बढ़ते जाएगी। मतलब किसी को भी आपको भी रोटी खिलाते जाऊंगा तो आप भी ज्यादा काम करोगे ना, जैसे जैसे मैंने आपको चार्ज दिया उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ती गई। तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल का। अभी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा, यहाँ पे कांस्टेंट लग जाता है सी, और यही होता है कैपेसिटी। तो यहाँ से सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू आ जाएगा क्यू बाई वी। तो अपने को क्यू बाई वी कहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें दिख रहा है। जो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर था वो किस पे आया, 3 पे आया। आया क्या ऐसा। अब आपको इसमें चेक करना है कि ए के साथ 3 कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ए के साथ 1 है, मतलब ये गलत हो गया। यहाँ पे ए के साथ 2 है, मतलब ये भी गलत हो गया। यहाँ पे ए के साथ 4 है, मतलब ये भी गलत हो गया। बचा क्या, सी ऑप्शन बच गया, सी वाला हो गया सही। बात समझ में आया। अगर मान लो किसी और में भी होता तो हम सेकंड को चेक करते, थर्ड को चेक करते, वो सब चीजें आनी चाहिए। तो जब डिटेल में इस टॉपिक को जब मैं पूरा पढ़ाऊंगा, एक एक चीजों को डिटेल में देखेंगे। अभी आपको सॉल्व करने का तरीका बताया कैसे सॉल्व करना है। ए ऑप्शन कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर मैंने निकाला, अपने को 3 में दिखा, और 3 किसी और के साथ मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ सी ऑप्शन के साथ था, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ नेटवर्क। ये सीरीज पैरेलल का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसको पूरे मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। सीरीज पैरेलल का एक कॉम्बिनेशन है। अगर इमेज ब्लर होगा तो मैं प्रॉपर इमेज बताता हूँ, जैसा इमेज बना हुआ है। एक कैपेसिटर ऐसा लगा हुआ है, फिर ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है, ऐसे कैपेसिटर लगे हुए हैं। और ये कहां तक गया है, ये इंफिनिटी तक गया है। आप नीचे देखेंगे ये इंफिनिटी तक गया हुआ है। तो आप देखेंगे सबसे पहले ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में, अब इन तीनों को देखा जाए तो इन तीनों को मैंने कॉमन पॉइंट से ऐसे जोड़ा, तो इधर कॉमन पॉइंट से ऐसे जोड़ा, तो ये तीनों किस में दिखने लगे, पैरेलल में दिखने लगे। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, सीरीज को सॉल्व करना। अब सीरीज के लिए सी इक्विवेलेंट क्या होता है, सीरीज के लिए सी इक्विवेलेंट होता है 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, ऐसा होता है। ठीक है, अगर 3 कैपेसिटर होते तो C3 तक जाता, जैसे इसमें 3 है तो C3 तक गया, और सबका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 माइक्रोफैरेड दिया हुआ है, ये भी 1 माइक्रोफैरेड है, ये भी 1 माइक्रोफैरेड है, ऐसा दिए हुए है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सेकंड लाइन को मैं सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1, 1 बाई 1, 1 प्लस 1 प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 बाई 1 आएगा। यही पे दिक्कत होती है, यही पे गलती होता है। आप क्या करेंगे, सी इक्विवेलेंट को ले लेंगे 2,
2/1 का मतलब 2 होता है, और अब सी इक्विवेलेंट 2 ले लेंगे, पर ये नहीं, सी इक्विवेलेंट 2 नहीं, सी इक्विवेलेंट होगा 1/2 माइक्रोफेरेड, ये हो जाएगा 1/2 माइक्रोफेरेड। तो वैसे ये आया 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/3। तो ये गया कहां तक है, इंफिनिटी तक गया है, मतलब ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ऐसे जुड़ते गए इंफिनिटी तक, और इंफिनिटी तक जुड़ा है, पैरेलल से जुड़ा है, तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, और ऐसे जाते हुए कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। ऐसे इसको आप C3 प्लस इसको आप कहां तक ले जाओ, इंफिनिटी तक लेगा क्या। चलिए अब C1 का वैल्यू पुट किए, C1 का वैल्यू कितना था, 1 था, वैसे C2 हमने सॉल्व किया, कितना आया, 1/2 आया, C3 सॉल्व किया 1/3 आया, ऐसा ये जाते गया कहां तक, इंफिनिटी तक जाते गया, जाते गया क्या। अब यहाँ पे आपको नोटिस ये करना है कि ये जो सीरीज बन गया, ये बन गया जीपी, ये बन गया जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बना, बट इसके टर्म कहां तक जा रहे हैं, इंफिनिटी तक, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस इंफिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, ये होता है। यहाँ पे ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ये होता है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म में आप लोग को दिखा क्या, 1, ठीक है। आर क्या होता है, आर कैसे निकालते हैं, आर निकालते हैं सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म से, सेकेंड टर्म क्या दिख रहा है, 1/2 दिख रहा है, फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है, 1, आर का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया, यहाँ रख दो आर का वैल्यू 1/2, इसको कैलकुलेट कर लो, एक में आधा गया तो कितना होगा, एक में आधा गया तो आधा, आधे दो ऊपर चला गया, तो यहाँ पे जो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड, और इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 माइक्रोफेरेड इसका आंसर सही हो जाएगा। बात समझे, आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर, तो ये था अपना छठवां क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 7th क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्वेश्चन है, आवेशों का क्वांटीकरण, क्या फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, मतलब n का वैल्यू पूछा है, ये हो जाएगा Q बाई ई, हो जाएगा ऐसा। कितने कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है, चार्ज अपने को दिया है 1, और इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको आप सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻18, कहाँ पे दिखाइए, ऑप्शन बी में दिखा। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, और ये सिंपल क्वेश्चन की कहानी ये है कि ये मैक्सिमम टाइम एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है, जितने भी आप एंट्रेंस एग्जाम देखो, 12th के बाद जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, सब में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, 7 तक सॉल्व कर लिया, 8 पे आ गया। द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म कैपिटल ए एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म कॉट a/2, मतलब रिफ्रैक्टिंग एंगल ए दिया हुआ है और म्यू का वैल्यू दिया हुआ है कॉट a/2, और मिनिमम डेविएशन पूछा है। मिनिमम डेविएशन क्या होता है, मिनिमम डेविएशन होता है डेल एम, ठीक है, डेल एम का वैल्यू पूछा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपको पता होगा, म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन ए प्लस डेल एम डिवाइड बाई 2, इसके डिवाइड में आ जाता है साइन a/2। ये अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये हमने डिराइव किया है, ठीक है। अब म्यू का वैल्यू क्या दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू दिया है cot a/2, म्यू का वैल्यू दिया है cot a/2। यहाँ पे जो प्रॉपर जो चीजें थी वो मैं लिख देता हूँ, साइन, इस तरफ कोई छेड़खानी नहीं, डेल एम डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन a/2, ठीक है। अब बात आता है कि हम cot को क्या लिख सकते हैं, cot को हम लिख सकते हैं cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, cos a/2 डिवाइड बाई साइन a/2, हो जाएगा क्या ऐसा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन a प्लस डेल एम डिवाइड बाई 2, पीछे क्या आ जाएगा, साइन a/2। बात समझ में आया। अब देखो साइन a/2 कैंसल हो गया, ठीक है। अब क्या है कि cot को मैं साइन के फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, तो मुझे ये पता है cot को मैं साइन के फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, तो मुझे ये पता है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो मैं क्या लिखूंगा इस cos थीटा को, इसको मैं लिखूंगा, इसको मैं चेंज करूंगा किसमें, साइन में बदलना है, क्योंकि इस तरफ भी साइन है, जिससे साइन से साइन क्या हो सके,
कैंसल हो सके, ठीक है, और डेल एम का वैल्यू निकल सके, तो इसको चेंज करते हैं। इसको मैं चेंज किया, इसको मैंने लिखा साइन 90 माइनस थीटा। थीटा का वैल्यू a/2 था, ठीक है, जैसे cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, वैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। तो मुझे cos थीटा चाहिए था ना, तो मैंने cos को लिखा साइन के फॉर्म में। क्यों लिखा, इस चीज को समझना। जैसे ये हो गया साइन, यहाँ पे लिखा हुआ a प्लस डेल एम डिवाइड बाई 2, इससे क्या होगा, ये साइन और ये साइन क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा क्या भाई, ऐसा है ना, सिंपल, ये साइन और ये साइन कैंसल हो गया। अभी अगर 2 का मैं इंटू करूं, या फिर इसको मैं अगर प्रॉपर ऐसा लिखूं 90 माइनस a/2, और इसको मैं क्या लिख लूं, इसको मैं लिख लूं a/2 प्लस डेल m/2, ठीक है, इस a/2 को उठा के इधर ले आओ, या फिर ये करने के डायरेक्ट 2 से इंटू कर दो ना यार, 2 का इंटू करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, ठीक है, 180, इस 2 का इंटू करेंगे तो ये 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, a प्लस डेल एम बच जाएगा, इस a को उठा के इधर ले आओ, डेल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एम इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 2a हो जाएगा, और 180 माइनस 2a आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो सी हो गया सही, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, चेंज करना था, 90 माइनस वाला फंडा भी था, और ये कॉट को साइन और कॉस में चेंज करने वाला भी चीजें थी, ये प्रॉपर आपको मैंने ये सॉल्यूशन बताया, तो यहाँ पे आंसर अपना क्या आ गया, 180 माइनस 2a आ गया, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9, ये केसीएल का क्वेश्चन है, ठीक है। केसीएल क्या कहता है, केसीएल ये कहता है, जैसे मान लो ये जंक्शन है, इस जंक्शन पे कोई करंट इंटर हो रहा है, जैसे मान लो मैंने ये लिखा I1, यहाँ से कोई करंट बाहर गया, ये करंट मैंने I2 लिखा, ये करंट एक और ले लिया, इसको मैंने I3 लिया, ये करंट और लिया, इसको मैंने I4 लिया, मान लो सभी अंदर आ रहे, ये करंट बाहर ले जाते हैं, ये I5 लिया, तो किरचॉफ केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ में ये बताया गया था कि जो भी करंट अंदर आएंगे, जैसे I1 अंदर आया, फिर I3 अंदर आया, फिर I4 अंदर आया, इन सभी का समेशन बाहर जाने वाले करंट के समेशन को क्या होता है, बराबर होता है। या फिर ये बताया कि इन सभी करंट को जोड़ दो, जितने भी करंट है सबको जोड़ दो, अंदर जाने वाले करंट को पॉजिटिव लो और बाहर जाने वाले करंट को नेगेटिव लो। I3 अंदर आया था तो मैंने प्लस लिया, I4 अंदर आया था प्लस ले लिया, I5 बाहर जा रहा था माइनस ले लिया। इन सभी का समेशन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। किसी भी जंक्शन पे सभी करंट का समेशन हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। बस ध्यान ये रखना है कि जो करंट अंदर आ रहा है उसको आप पॉजिटिव लोगे, जो करंट बाहर जा रहा है उसको आप नेगेटिव लोगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे चीजों को समझो, यहाँ पे देखो, ये 2 एम्पियर करंट, ये 2 एम्पियर यहाँ आया, ये 2 एम्पियर यहाँ आया, दोनों मिलकर ऐसे आगे बढ़े, ये कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा। होगा क्या ऐसा, और 4 एम्पियर यहाँ तक पहुंचा, 4 में 1 एम्पियर यहाँ चला गया, तो जो बचा होगा वो यहाँ जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, 3 एम्पियर जाएगा, 3 एम्पियर में 1.3 यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना जाएगा, यहाँ पे जो बचेगा वही जाएगा ना, ये 3 माइनस 1.3 कितना हो जाएगा, ये 1.7 एम्पियर। मतलब ये वाला जो ब्रांच है उसमें कितना करंट जा रहा होगा, 1.7 एम्पियर करंट जा रहा होगा, ठीक है। तो जो आपने दो लॉ दिए थे ना, केसीएल और केवीएल, तो ये केसीएल का सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद मूव करते हैं, क्या रियल डेप्थ एंड वर्चुअल डेप्थ का क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है। टेक यहाँ पे अपने क्या लेना, रिफ्लेक्टिव म्यू इक्वल टू 4/3 लेना है। क्या लिखा, बर्ड इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लैंड and the fish is swimming at the depth of 24 centimeter from the surface, take mu equal to 4/3। और ये अपने को मैच द कॉलम बनाना था। क्या है, डिस्टेंस ऑफ fish from the surface is seen by bird, ठीक है। इस चीज को समझना क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूले से समझते हैं। अपने को पता है जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो रियल डेप्थ अपॉन वर्चुअल डेप्थ या अपरेंट डेप्थ के बराबर होता है, d/d डैश होता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपने को दिया हुआ है 4/3, मीडियम का, भाई पानी में देख रहे हैं ना, पानी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है। सरफेस से कितने दूरी पर है मछली, सरफेस से वो दूरी पर है 24 सेंटीमीटर के, 24 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और मछली को मैंने माना वो x दूरी पर दिख रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व किए, ये कट गया कितने बार में, 4 छक्का 24, x इज इक्वल टू आ गया 18 सेंटीमीटर।
मतलब सरफेस से वो 18 सेंटीमीटर पे मछली को दिख रहा होगा। ठीक है, तो अपने को जो मछली है वो बर्ड को कितने पे दिख रहा होगा, 18 पे दिख रहा होगा। मतलब ये दिख गया अपने को कौन सा, ए किसके पास गया, आर के पास गया। ए आर के पास गया तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, ये दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, अगर हम दूसरा चेक कर ले तो आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या लेगा, डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम द सरफेस एज सीन बाय फिश। अब मछली क्या कर रहा है, अब मछली देख रहा है पक्षी को। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो 4/3 था, अब वो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 1/4/3 हो जाएगा ना भाई। क्लियर। अब पक्षी कितना ऊपर है सरफेस से, 12 सेंटीमीटर पे है, पर कितने पे दिखा, मान लो एक्स पे दिखा, उसको आप कैंसल कर दो, 4×3=12, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर आ गया। तो 16 अपने कहाँ दिखा, ये दिखा, मतलब ये क्या है, ये बी है। बी किस पे है, पी पे, तो अपने को ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें तो आर है, मतलब कौन सा आंसर सही है, ये वाला आंसर सही है। तो ये रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ का क्वेश्चन था। तो बच्चों ये 12th की पूरे टॉपिक मैंने आपको बताया, पूरे टॉपिक का सॉल्यूशन के साथ जितने भी क्वेश्चन आप तक पहुंचे थे सब कुछ बताया। साथ ही साथ इसके लिंक आप तक पहुंचेंगे, और चैप्टर वाइज आपके पास और भी लिंक आना शुरू हो जाएंगे। 12th बोर्ड है, 12th के पूरे टॉपिक आप तक धीरे धीरे पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज जैसे मैंने 12th का पूरा सोल्यूशन आपको बताया, वैसे 11th के सोल्यूशन भी आप तक पहुंचेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। मजा आया होगा वीडियो पे, एक एक प्रॉपर टॉपिक के साथ मैंने सोल्यूशन बताया। प्रॉपर उस क्वेश्चन को समझना, आपके पास पेपर तो है, उस क्वेश्चन को समझना, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप तक ये लिंक पहुंचते रहे, आपको चीजें ढूंढना ना पड़े। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, अभी आपने फिजिक्स का सारा सॉल्यूशन देखा, सारे क्वेश्चन को आपने डिस्कस किया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का के सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इस पे हम लोग इजीएस्ट वे में क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ओके, चलो। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन H2 में उतनी ही संख्या में अणु होते हैं जितने की, मीन्स 1 ग्राम ऑफ H2 1 gram of H2 has same number of molecules as in. Okay, मीन्स एक मैं आपको लॉ बता रहा हूँ, सबसे इजीएस्ट वे में इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जनरली ये जो क्वेश्चन है वो क्लास 11th के मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ कहता क्या है, एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग ये कहता क्या है, सुन लो। इक्वल मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज सेम एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कह रहा है, इक्वल मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पदार्थ का जो इक्वल मोल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, सेम होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, 1 ग्राम ऑफ H2, ठीक है ना, मींस नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन वेट बाय मोलर वेट, ठीक है ना। मींस नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल n इज इक्वल टू होगा गिवन वेट बाय मोलर वेट। ओके, तो देख लो यहाँ पे गिवन वेट हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है, हाइड्रोजन का गिवन वेट यहाँ पे है 1 ग्राम बाय H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम यहाँ पे 2 है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा यहाँ पे
2 हो जाएगा। मींस नंबर ऑफ मोल कितना आया है, हाफ। इट मींस इफ अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ के बेसिस पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कितना होगा, हाफ। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, इस चारों ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में नंबर ऑफ मोल जो है वो हाफ आ रहा है। तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं नंबर ऑफ मोल गिवन वेट बाय मोलर वेट। यहाँ पे 14 ग्राम दिया हुआ है इसका नाइट्रोजन का, तो गिवन वेट हमारा 14 है। एक नाइट्रोजन का 14 होता है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट 28। मींस यहाँ पे क्या हो गया 1/2। ठीक है। बी ऑप्शन में मैं देखता हूं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना है, सॉरी गिवन वेट कितना है 18, और वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 18 होता है। मींस नंबर ऑफ मोल्स 1 आ रहा है। सी ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट 16 ग्राम, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कार्बन का हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का 16, मींस यहाँ पे 28 हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो ये 28 मींस अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये 0.57 के अकॉर्डिंग अप्रॉक्स आएगा। ठीक है। डी ऑप्शन में मैं देखता हूं यहाँ पे 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होगा 28 ग्राम डिवाइडेड बाय एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 14, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना है 2 है, मींस इसका जो नंबर ऑफ मोल्स 1 आ रहा है। ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए क्यों, क्योंकि ऑप्शन ए में भी हाफ मोल आ रहा है, और इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में नंबर ऑफ मोल्स मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है हाफ ग्राम। ठीक है, क्लियर है ये। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, मींस किस यौगिक का तीव्र ध्रुव अघूर्ण शून्य होता है। ठीक है, चलो देखता हूं यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा CH2Cl2। आपने पढ़ा होगा डाइपोल मोमेंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू होता है Q इंटू डी। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है Q इंटू डी। मीन्स अगर म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 और दूसरा कंडीशन होता है म्यू इज इक्वल टू 0, अगर म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 आया मीन्स कंपाउंड क्या है पोलर है, और म्यू इज इक्वल टू 0 आया मीन्स कंपाउंड क्या है आपका नॉन पोलर। नॉन पोलर। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं चारों ऑप्शन को देखता हूँ कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन पे करेक्ट फिट हो रहा है। ठीक है, ये कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी और चारों वैलेंसीज में 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे 2 क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है, यहाँ पर भी कार्बन होता है। कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, और यहाँ पर भी क्लोरीन है। ठीक है, चलो अब आपने वेक्टर में पढ़ा होगा 2 इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर क्या करता है, दूसरे को कैंसल आउट करता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अगर मैं देखूं तो ये दोनों क्या है सेम डायरेक्शन से जा रहा है, जो एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर पाएगा। मींस म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मींस कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये पोलर हो जाएगा। क्लियर है, मींस जीरो डाइपोल मोमेंट तो नहीं आ रहा है। बी ऑप्शन को अगर मैं देखूं क्या कह रहा है यहाँ पे CHCl3 हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैं देख रहा हूं तो 2 वेक्टर्स दूसरे को क्या कर रहा है कैंसल आउट कर रहा है, 2 अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर क्या दूसरे को कैंसल आउट कर रहा है, बट यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, जिसके कारण ये जो कंपाउंड है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, सो ये भी कंपाउंड आपका नॉन पोलर नहीं है, मींस जीरो डाइपोल इसका नहीं है। मींस ये कंपाउंड कैसा है, तो ये कंपाउंड आपका पोलर है। क्लियर है, चलो मैं सी ऑप्शन देखता हूं, तो सी ऑप्शन में क्या है आपका, सी ऑप्शन में
4 क्लोरीन लगे हुए हैं, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे मैं देखूं तो कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन है। यहाँ पे मैं देखूं तो ये भी क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये चारों क्लोरीन क्या कर रहा है? एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहा है। ठीक है, ये दोनों अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर। सो ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो म्यू इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मींस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? सी। करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख चलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कह रहा है? बेंजीन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 टू गिव। बेंजीन जब क्लोरीन के साथ FeCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहां पे देख लो आप, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है ना, हमने किसके साथ रिएक्शन करवाना है? क्लोरीन के साथ। क्लियरली मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। FeCl3 क्या है? तो ये एक लेविस एसिड है। ठीक है, FeCl3 क्या होता है? लेविस एसिड होता है। ये लिविस एसिड है और लिविस एसिड का काम होता है लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। ठीक है ना, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन बनेगा और यहाँ से बन जाएगा आपका HCl। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन यहाँ से रिएक्ट करके HCl बनेगा। देन ये आपका बाहर आ जाएगा FeCl3 और एक क्लोरीन हमारा जो है वो बेंजीन में जाकर करेगा। मींस ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, फ्लोरोबेंजीन। क्लियर है? देखो ये क्वेश्चन को पूरी समझने के लिए आपको मैकेनिज्म देखना पड़ेगा और मैकेनिज्म के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या न्यू वीडियो हम लोग जब रिकॉर्ड करेंगे तो वहां पे मैं पूरी मैकेनिज्म क्लास 11th क्लास 12th में जितनी भी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है नीट और ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी मैकेनिज्म मैं न्यू वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा। इस मैकेनिज्म के लिए हम लोग एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जहां पे ये सारा मेंशन किया हुआ हो। ओके, चलो नेक्स्ट है आपका द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन इन गैसियस फेज फॉलोज। मींस गैस अवस्था में अमाइन की क्षारीयता का क्रम क्या है? ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेसिक स्ट्रेंथ आपको फाइंड करना है। बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। ये बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? तो आपने पढ़ा होगा बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का। ठीक है, ये तो आपका बेसिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, थोड़ा सा आप देख लो एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है इससे जस्ट उल्टा हो जाता है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। खैर ये क्वेश्चन तो नहीं है, मुझे फाइंड करना है बेसिक स्ट्रेंथ, तो हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, देखो बेसिक स्ट्रेंथ में क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डोनेटिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और अमाइन। यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और अमाइन। यहाँ पे अमाइन है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो हम लोग देखते हैं कौन सा ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर है। यहाँ पहले हम लोग समझते हैं 3 डिग्री अमीन क्या होता है, 2 डिग्री अमीन क्या होता है, 1 डिग्री अमीन क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। क्लियर है? ये नाइट्रोजन अमाइन कहा है ना, तो 3 डिग्री अमाइन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे CH3, 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 ये हो गया आपका 3 डिग्री अमीन। 3 डिग्री अमीन का मतलब हुआ जब कोई भी कार्बन जब एक नाइट्रोजन 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा इज कॉल्ड 3 डिग्री अमीन। मींस यहाँ पे क्या है? 3 डिग्री अमीन ये हो गया। 2 डिग्री अमीन क्या होगा? यहाँ पे आपका हो गया CH3 नाइट्रोजन, CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये 2 डिग्री अमीन हो गया, ये 2 डिग्री अमीन हो गया।
1 डिग्री अमीन क्या होगा, तो ये कार्बन यहाँ पे एक नाइट्रोजन एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री अमीन, और ये खुद अमीन है अमोनिया, जिसे हम लोग बोलेंगे अमोनिया NH3। अब इन सब में बेसिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, तो हमने क्या बोला, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। हमने GOC 1 में पढ़ा होगा, ठीक है, इफेक्ट्स के बारे में, जहां पे हमें हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में आपने देखा होगा। ये हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग CH3 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, या आप कह सकते हो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग भी देखे तो CH3 इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डायरेक्टली लगे हुए हैं किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ लगे हुए हैं। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डायरेक्टली लगे हुए हैं किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, और यहाँ पर सिर्फ अमोनिया है। जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होगा मींस उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 3 डिग्री ज्यादा होगा, देन 2 डिग्री होगा, देन 1 डिग्री होगा, देन अमोनिया। मींस यहाँ पे अगर हम देखें तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। मींस निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक त्रिज्या का कर्म सही रूप से दर्शाया गया है। क्लियर है। चलो यहां पे देखते हैं, तो हाँ यहाँ पे देखो आप Na प्लस F माइनस O2 माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे O2 माइनस F माइनस Na प्लस लिखा हुआ है, L3 प्लस Mg2 प्लस L3 माइनस लिखा हुआ है, और H माइनस H प्लस और H लिखा हुआ है। मीन्स ये हमारा 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इस चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले ये समझो आयोनिक रेडियाई, ठीक है ना। आयोनिक रेडियाई समझने से पहले अगर आप इन चारों ऑप्शन को गौर से देखोगे तो इन चारों ऑप्शन में चीज आपने गौर किया होगा कि ये सारे ऑप्शन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को दर्शा रहा है। ठीक है, किसको दर्शा रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये पहले आप समझोगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब हुआ जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे। देखो तो यहाँ पे Na प्लस है, Na प्लस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, Na प्लस है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बच गए, 10। F माइनस के पास अगर हम देखें तो फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर 9, ठीक है, और यहाँ पे एक माइनस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को उन्होंने क्या किया, अट्रैक्ट किया है, गेन किया है, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, और यहाँ पे O2 माइनस है। तो O2 माइनस में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 इलेक्ट्रॉन को उन्होंने गेन किया है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे करके हम लोग इन चारों ऑप्शन को देख लेंगे। ये चारों ऑप्शन जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आयोनिक रेडियाई जो होता है वो कैसे होता है, आयोनिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओनली फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ओनली फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आयोनिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मींस आयोनिक रेडियाई इंक्रीज होगा, ठीक है ना। आयोनिक रेडियाई इंक्रीज होगा कब, जब नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होगा, ठीक है। तो देखता हूं मैं यहाँ पे O2 माइनस F माइनस Na प्लस है। O2 माइनस में देखो तो क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बी है। O2 माइनस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 8 प्रोटॉन्स है। इसमें कितने हैं, 9 प्रोटॉन है।
इसमें कितने हैं 10 प्रोटॉन है। आयोनिक रेडिया इंक्रीज होगा कब, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिक्रीज होगा। सबसे कम प्रोटॉन्स कहां पे है, ऑक्सीजन में, देन फ्लोरीन में, देन सोडियम में। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन नो पाई बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे पाई बॉन्ड कहाँ पे नहीं है, कौन से ऑप्शन में पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। इन चारों ऑप्शन में नंबर ऑफ नो पाई बॉन्ड नहीं है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस अणु में पाई बॉन्ड नहीं होता है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो देख लो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ऐसे हुआ, SO2 का। NO2 की अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन ऐसे, CO2 की बात करें और वाटर की बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका वाटर। आपने पढ़ा होगा, अगर मैं किसी भी एटम की बात करूं, ठीक है ना, किसी भी एटम की बात करूं, अगर दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड तो वहां पे क्या होता है, ओनली सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड तो एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड तो एक सिग्मा दो पाई। ठीक है ना। वैसे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में आपने पढ़ा होगा, सिग्मा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पे भी एक सिग्मा एक पाई, बट यहाँ पे ओनली क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है, ओनली सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है, ओनली सिग्मा बॉन्ड है। वैसे इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है H2O के बारे में। लास्ट ईयर आई थिंक इस क्वेश्चन पे H2O पे क्वेश्चन आया था कि H2O मॉलिक्यूल्स का शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड एंगल क्या होता है। ठीक है ना, तो शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल एंड हाइब्रिडाइजेशन की हम लोग बात करें तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, पहले मैं स्टार्टिंग से आपको समझा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास दो लोन पेयर है, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 है। क्लियर है। आपने शेक्सपियर की बहुत अच्छी स्टेटमेंट सुना होगा, एम्प्टी माइंड इज द सोल ऑफ डेविल्स, मींस खाली दिमाग क्या होता है, शैतान का होता है। यहाँ पे देखो ये दो लोन पेयर है, इन दोनों लोन पेयर के बीच में क्या होगा, भयानक रिपल्शन होगा। मींस यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन होगा, और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन के कारण ये क्या कर देता है, ये वी शेप का फॉर्म हो जाता है। ये जो शेप है वो कैसा होगा, वी शेप होगा, और वी शेप होने के कारण क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, वेरी मिनिमम रिपल्शन, और मिनिमम रिपल्शन स्टेबिलिटी ज्यादा, रिपल्शन कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और इन दोनों के बीच का अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल मेजर किया गया है। ठीक है ना। और इसकी अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड पी शेप। क्लियर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड शेप की अगर हम लोग बात करें तो वी शेप। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मोलरता बदलती है, मोलैरिटी चेंज विथ। ठीक है ना, मोलैरिटी क्या है, तो आपने पढ़ा होगा, मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म है। ठीक है ना, मोलैरिटी क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है। ठीक है, मींस मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute divided by volume of solution in liter, volume of solution in liter। क्लियर है। तो देख लो यहाँ पे मोलैरिटी चेंज, प्रेशर के चेंज, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मींस हम लोग कह सकते हैं मोलैरिटी इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। ठीक है ना, और टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होने के कारण मोलैरिटी जो होगा वो टेम्परेचर के चेंज होने पे
डिपेंड करेगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 0.001 मोलर HCl का पीएच क्या है। पहले आप समझो ये पीएच होता क्या है। ये पीएच होता क्या है? पीएच एक स्केल है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी कंपाउंड्स या सॉल्यूशन के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो उसकी पीएच वैल्यू क्या है। पीएच का टर्म्स फुल फॉर्म होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पीएच क्या है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना? ये जो पोटेंस वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, पोटेंस इज अ ग्रीक वर्ड। इसको हम लोग और में कह सकते हैं पावर या फिर हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये जो डिस्कवर किया है साइंटिस्ट का नाम है सोरेनसन, और सोरेनसन ने क्या किया है इस स्केल को दिया है सोरेनसन। क्लियर है? चलो क्वेश्चन तो ये नहीं कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द पीएच ऑफ 0.001 मोलर HCl। ठीक है, पहले हम देखेंगे HCl। ये जो HCl है, HCl क्या है? इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। HCl किस टाइप का एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और स्ट्रॉन्ग एसिड को जब भी हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में या किसी भी एसिड को जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या होता है, या तो वो पार्शियली डिसोसिएट होगा या कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। वो डिपेंड करता है कि एसिड कैसा है। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, और अगर वीक एसिड है तो वो कैसे डिसोसिएट करेगा? पार्शियली डिसोसिएट करे। बट HCl इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, सो HCl कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहा है H+ इक्वस फॉर्म एंड Cl एक्वस फॉर्म। क्लियर है? मुझे फाइंड क्या करना है? पीएच। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ log base 10 H प्लस की कंसंट्रेशन। ठीक है ना? और H प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या किया हुआ है? गिवन है। प्लस का कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ है? 0.001। क्लियर है? तो देख लो यहाँ पे माइनस ऑफ log base 10 0.001। इस 0.001 को हम लोग 10 टू दी पावर -3 लिख सकते हैं क्या? इस 001 को हम लोग 10 टू दी पावर -3 लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक बेसिक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है जो लॉगरिथम में आपने पढ़ा होगा, या क्लास 10th की बात हो या क्लास 11th में कभी भी आपने ये देखा होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला है log x टू दी पावर y। ये log x टू दी पावर y क्या होता है? तो y log x। क्लियर है? देखिए तो log x टू दी पावर y, ठीक है ना? तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? माइनस log बेस 10। अच्छा एक मिनट, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं माइनस, ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पे, ये -3 को हम लोग यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, log बेस 10 और 10। क्लियर है? ये माइनस माइनस प्लस 3 log बेस 10 का जो वैल्यू होगा, log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो इंटू 1। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? मींस हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो 3 है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन। ये क्लास 12th चैप्टर है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उस चैप्टर का क्वेश्चन है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन कह सकते हैं हम लोग। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन मींस कॉलिगेटिव गुण निर्भर करते हैं, किस पे निर्भर करता है? क्या नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है क्या? बिल्कुल नहीं, न ही नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, न ही नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। तो डिपेंड किस पे करता है? ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है ना? ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। क्लियर है? हमने क्या देखा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। क्लियर है?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ठीक है ना, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन KMnO4। KMnO4 में, ये KMnO4 क्या है? तो पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 ये क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, ऑक्सीकरण संख्या फाइंड करना है। तो ऑक्सीकरण संख्या हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? जितने भी एटम्स दिए हुए हैं उन एटम्स का की वैलेंसी को देखते हैं, ठीक है, व्हिच चार्ज। तो देख लो यहाँ पे पोटेशियम, पोटेशियम इज अ मेटालिक या मेटल है, तो मेटल होने के कारण इसके जो चार्ज होगा वो +1 का चार्ज होगा, ठीक है। तो ये +1 प्लस मैग्नीज का क्या हो जाएगा? x, क्योंकि मुझे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है मैग्नीज का, तो x हो गया, x मान लिया हमने। यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ एटम कितना है? 4, तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू एक ऑक्सीजन की वैलेंसी जो होती है वो -2 होता है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4 2 8, -8 और +1, x इज इक्वल टू -7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो गया? +7। क्लियर है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्लियर है? तो हमने क्या देखा? ऑक्सीडेशन नंबर हमने कैसे फाइंड किया? ये सिंपलेस्ट मेथड है और सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, जिसके कारण हम लोग इसे लेकर हमने फाइंड किया है, और x की जो वैल्यू है वो 7 आया है। क्लियर है? जो हमारे डी ऑप्शन से मैच कर रहा है। क्लियर है? ओके, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाया वो सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी टॉपिक है, जो जैसे हमने अभी मैकेनिज्म के बारे में बात किया था, वो सारे मैकेनिज्म की जो वीडियो है वो हम लोग एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, और उस स्पेशल वीडियो में मैकेनिज्म, ओनली फॉर मैकेनिज्म को हम लोग लेकर आएंगे, जो आपके नीट और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू। बच्चों, तो आप लोगों ने है ना फिजिक्स और केमिस्ट्री लॉजी का जो भी सॉल्यूशन है ना आपके वो आपने देख लिया है। बच्चों, अभी तक आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और रिलेटेड सब्जेक्ट का जो भी आंसर की है वो आपको जो है डिस्कस किया गया। आगे जो है बॉटनी के सिलेबस का जो भी आंसर की है मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे है ना तो लिखा हुआ है राइजोपस बिलोंग्स, पहला क्वेश्चन दिया गया है राइजोपस बिलोंग्स टू। ठीक है, तो राइजोपस एक ऑर्गेनिज्म है ना, आपको बताना है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ये किस पर्टिकुलर प्लांट से बिलोंग करता है, मींस एल्गी से, फंजाई से, प्रोटोजुआ से या मोनेरा से। ठीक है, तो यहाँ पे है ना जो राइजोपस है वो किससे बिलोंग करता है? वो बिलोंग करता है फंजाई से। ठीक है, ये एक सैप्रोफिटिक फंगस है जो डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स पे ग्रो करता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर फंजाई होते क्या है, ठीक है, तो ये एक ऐसे पर्टिकुलर प्लांट ग्रुप में आते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते, ये कंप्लीटली हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो ये एक पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि राइजोपस किस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है, तो आप क्या बोलेंगे? फंजाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें, क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है फोटोसिंथेसिस का एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है। C4 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल। आपने प्लांट में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को आप क्या बोलते हैं? देखिए, कार्बन फिक्सेशन। ठीक है, कार्बन फिक्सेशन की प्रोसेस में क्या होता है? ठीक है, कार्बन फिक्सेशन की प्रोसेस में CO2 को फिक्स करके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किया जाता है प्लांट। ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर सीरीज में कार्बन फिक्सेशन का या CO2 फिक्सेशन का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है? कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वो 3 कार्बन का होता है। ठीक है, बट कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वो 4 कार्बन का होता है। जिन पर्टिकुलर प्लांट में, ठीक है, 4 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है उन्हें हम C4 प्लांट बोलते हैं, और जिन पर्टिकुलर प्लांट में 3 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लांट।
ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखें, ठीक है, कि ये जो पर्टिकुलर है ना मटेरियल्स है, इनमें कौन 3 कार्बन का है और कौन 4 कार्बन का है, ठीक है। तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ पे अगर इसको देखें है ना, तो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ पे कितने कार्बन का है, ये यहाँ पे 3 कार्बन का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड क्या होता है, यहाँ पे 4 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट की सिंथेसाइज होता है C4 प्लांट में, ठीक है, कार्बन फिक्सेशन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है पायरुविक एसिड, ठीक है। पायरुविक एसिड यहाँ पे 3 कार्बन का होता है, ठीक है। और फॉस्फोइनोल पायरुवेट है ना, फॉस्फोइनोल पायरुवेट ये क्या है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट यहाँ पे जो है ये जो है 3 कार्बन का एक कंपाउंड होता है, ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे आंसर देखें, C4 साइकिल का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दें, ठीक है, कि अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक जेनेटिक्स का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, जिसमें आपको बताना है F2 रेशियो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको F2 जनरेशन का रेशियो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, सबसे पहली चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो हम ये देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर डोमिनेंस है ये क्या है, ठीक है। हम यहाँ पे अगर डोमिनेंस के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करें, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए डोमिनेंस, ठीक है, ये आपको कितने टाइप का मिलेगा, ठीक है। डोमिनेंस में आप देखते हैं एक तो आपको मिलता है कंप्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, दूसरा आपको मिलता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और तीसरा एक और हम यहां पे लिख सकते हैं को डोमिनेंस, को डोमिनेंस। अब अगर हम देखें यहां पे, अगर हम यहां पे देखें, ठीक है, जब भी हम मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेंडल ने क्या लिखा, मेंडल ने लिखा होमोजाइगस, होमोजाइगस ताल प्लांट, और क्या लिखा यहाँ पे होमोजाइगस, होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ। ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया, एक जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाया, मींस दो इंडिविजुअल के बीच ऐसा हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जिसमें वो दोनों इंडिविजुअल सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए डिफरेंट हो, बाकी सारे कैरेक्टर क्या हो, सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाइट डिफरेंट है, एक प्लांट टाल है और दूसरा क्या है, ड्वार्फ। इनके बीच में इन्होंने क्या किया, इनके बीच में इन्होंने है ना एक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट बनाया। इसमें अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे देखें तो हम जब जीन लिखते हैं, ठीक है, ये जो जीन पेयर हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये क्या है, इनके दोनों एलिमेंट्स क्या है, अगर सिमिलर है तो हम बोलेंगे होमोजाइगस। तो ऐसा ही होमोजाइगस रिसेसिव और होमोजाइगस डोमिनेंट हमने लिख लिया। ये डोमिनेंट जिसमें हाइट एक्सप्रेस करती है और प्लांटाल बनता है, और यहाँ पे रिसेसिव जहाँ पे है ना एलियंस एक्सप्रेस नहीं करते हैं और प्लांट की हाइट जो होती है वो शॉर्ट हो जाती है और हम क्या बोलते हैं, ड्वार्फ, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस ये होमोजाइगस प्लांट क्या करेंगे, सिमिलर टाइप के गैमीट बनाएंगे। सारे गैमीट क्या होंगे, यहाँ पे कैपिटल T के साथ बनेंगे, यहाँ पे भी सारे गैमीट क्या होंगे, स्मॉल t के साथ बनेंगे, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वहां पे क्या होता है, वहां पे जो डिवीजन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, मियोसिस या मियोटिक। ये गैमीट्स बन गए, यहाँ पे मानेंगे कि ये क्या होगा, इसे हम पॉलन ग्रेन लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको एग लिख सकते हैं। बट आप देखो, ठीक है, जब इन दोनों प्लांट के बीच में है ना यहाँ पे पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा फीलियल 1 जनरेशन या F1 जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। F1 जनरेशन में क्या होगा,
ये कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे ये कंबाइन होंगे। तो यहाँ पे ये कैपिटल टी स्मॉल टी जब कंबाइन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हाइब्रिड। यहाँ पे देखो ड्वार्फनेस वाला एलील भी है और यहाँ पे टॉलनेस वाला भी एलील है। तो ये क्या है, F1 जनरेशन, या इसी को हम क्या लिखेंगे, F1 हाइब्रिड। इस हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के बाद है ना, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के बाद मेंडल ने पाया कि F1 जनरेशन, ठीक है, ये जो प्लांट बने थे, ठीक है, ये सबके सब टॉल थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला, ऑल प्लांट्स वर टॉल, ठीक है। F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट क्या मिले, टॉल। अब यहाँ पे सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊं, ठीक है। हाइब्रिड कंडीशन में जो पर्टिकुलर एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट को, कैपिटल टी टॉलनेस को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल टी ड्वार्फनेस को। फीचर यहाँ पे क्या दिख रहा है, टॉल, यानी हाइब्रिड कंडीशन में टॉलनेस वाले जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, इसलिए उसको क्या बोलोगे, डोमिनेंट। अकेले है फिर भी क्या है, डोमिनेंट। प्रोसेस क्या है, कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है। देखिए अब अगर कुछ प्लांट में देखें, जैसे 4 o'clock प्लांट हो गया, ठीक है, उसमें अगर देखें तो यहाँ पे क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। मींस जो पर्टिकुलर ट्रेट आती है वो इन दोनों कैरेक्टर के बीच में आती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ये पर्टिकुलर एलील क्या होता है, ये जो है यहाँ पे कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं होता है, ठीक है। अगर हम लिखे कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है, कंप्लीट डोमिनेंस में जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो होगा यहाँ पे, ठीक है, कंप्लीट डोमिनेंस का जो जीनोटिपिक रेशियो होगा, ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो होगा, उसे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसे हम यहाँ पे लिखेंगे 1:2:1, ठीक है, ये होता है। दूसरा इसका फिनोटिपिक रेशियो जो आता है, फिनोटिपिक रेशियो जो यहाँ पे आता है, ठीक है, वो क्या आता है, वो आता है 3:1, ठीक है, ये फिनोटिपिक रेशियो आता है। लेकिन अब यहाँ पे इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस के लिए देखेंगे, इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस के लिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ पे रेशियो को क्या लिखेंगे, यहाँ पे जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ये क्या होगा 1:2:1, यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों रेशियो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्यों, क्योंकि जो हाइब्रिड कैरेक्टर है वो दोनों में से किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं कर रहा है, दोनों का इंटरमीडिएट आ रहा है, या फिर दोनों के अलग अलग एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है कोडोमिनेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए है ना जो रेशियो होता है, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए जो यहाँ पे रेशियो होगा वो आपको मिलेगा 1:2:1, ठीक है। यहाँ पे ये वाला आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे है ना अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो लिखा गया है PBr 322, ठीक है। यहाँ पे एक प्लाज्मिड के बारे में बताया गया है। ये प्लाज्मिड PBr 322 कंटेन रेजिस्टेंस, यानी ये जो पर्टिकुलर प्लाज्मिड है PBr 322, इसमें किस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है, एम्पीसिलिन या टेट्रासाइक्लिन से, क्लोरेमफेनिकोल से, स्ट्रेप्टोमाइसिन से या एरिथ्रोमाइसिन से, ठीक है। तो ये जो PBr 322 है ना प्लाज्मिड है, ये एक ऐसा प्लाज्मिड है, ठीक है, जो कि नेचुरली नहीं करता है, इसको जो है ना आर्टिफिशियली बनाया गया है। ये एक ऐसा प्लाज्मिड है जिसको बोलवियर और रॉड्रिगेज ने बनाया है, जिसमें आप देखो P फॉर क्या होगा, प्लाज्मिड, B फॉर बोलवियर, R फॉर रॉड्रिगेज, ठीक है, और 322 इसके सीक्वेंस को बताता है, ठीक है। तो PBr 322 क्या है,
आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जिसमें किस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट जीन होती है, तो वो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें है ना, अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटी कॉटन रेजिस्टेंस, है ना, बीटी कॉटन रेजिस्टेंस है ना। बीटी क्या है अगर हम यहाँ पे देखें है ना, तो आपको मिलेगा। ठीक है, बीटी कॉटन के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो आप क्या लिख सकते हो, देखो बीटी। ठीक है, इसे हम लिखते हैं, एक बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis। ठीक है, बैसिलस thuringiensis ऐसा बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके है ना एक जो है ट्राई जीन को निकाला गया और कहां पे इंट्रोड्यूस कराया गया, कॉटन के प्लांट। ठीक है, ट्राई जीन को कहां पे इंट्रोड्यूस कराया गया, कॉटन के प्लांट में। तो कॉटन प्लांट क्या हो गया, उस इंसेक्ट पेस्ट से रिलेटेड, है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा, ट्राई जीन। ठीक है, तो ये जो है ना कुछ 5 क्वेश्चन बॉटनी के थे, है ना, वो हमने आपके साथ डिस्कस किए, है ना। आशा करता हूँ कि आपको आंसर समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आने पे है ना आप वीडियो में है ना कमेंट कर सकते हैं, चीजें आपको क्लियर कर दी जाएंगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम एएमजी सर है और जैसे कि अभी आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री का सोल्यूशन देखा, अब नेक्स्ट पोर्शन आता है बायोलॉजी का। बायोलॉजी के अंदर जो जूलॉजी टॉपिक है उसके क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से। इसमें पूछा है कि पुरुष का बाहरी जननांग है मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज। अब ये जो चैप्टर है इसमें हमको पहले ये ऑलरेडी पता है, हम पढ़ चुके हैं कि में जो सेक्स ऑर्गन है सेक्स ऑर्गन्स मतलब जो लैंगिक अंग हैं, ये सेक्स ऑर्गन के अलग अलग टाइप्स, सेक्स ऑर्गन्स के अलग अलग टाइप्स हैं। इन टाइप्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एक तीसरा कैटेगरी आता है जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो प्राथमिक या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की परिभाषा या डेफिनेशन क्या है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऐसे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो युग्मक या गैमेट भी बनाते हैं और नर और मादा, मेल और फीमेल के अंदर के हॉर्मोन्स भी बनाते हैं। तो ऐसे अंग जो गैमेट्स भी बना रहे हैं, हॉर्मोन्स भी बना रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंड जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, इन लोग गैमेट्स नहीं बनाते, इन लोग हॉर्मोन्स नहीं बनाते, लेकिन ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, ये सभी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स गैमेट को जिस जगह तक पहुंचाना है उसके मैच्योरेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, ये सारी चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी। इनसे बहुत सारे सिक्रीशंस भी होते हैं जिनसे पोषण मिलता है, नरिशमेंट मिलता है। थर्ड ग्रुप आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनाइटल्स मतलब क्या है, नाम से ही हमको चीजें समझ आ रही है। एक्सटर्नल जेनाइटल्स मतलब जो शरीर के बाहर स्थित हैं और जो गैमेट्स है उसके ट्रांसफर के लिए मेल्स में हेल्प करते हैं। तो जो मेल एक्सटर्नल जेनाइटल्स है उसका आंसर होगा शिशिन, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेनिस। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका थर्ड ऑप्शन है शिशिन या पेनिस। मेल एक्सटर्नल जेनाइटल का एग्जांपल क्या होगा यहाँ पर, पेनिस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारण, जिसे हम स्टेटमेंट वाइज या असर्शन रीजन भी है, एक टाइप का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये वैरायटी है, नीट में बायोलॉजी में ऐसी बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में लिखा है हाइमन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी वर्जिनिटी या सेक्सुअल अनुभव का एक भरोसेमंद इंडिकेटर है।
दूसरा स्टेटमेंट लिखा है हाइमन कुछ खेलों जैसे घुड़सवारी साइकिलिंग में एक्टिव भागीदारी से भी टूट सकता है। स्टेटमेंट क्या है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। स्टेटमेंट 2, hymen can also be broken by active participation in some sports like stores riding and cycling। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर, मेन जिसके बारे में हमको जानना है वो किसके बारे में जानना है? हाइमन। अब भाई देखो हाइमन क्या है? मादा जनन अंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो वजाइना पार्ट है, हिंदी में योनि भी बोलते हैं, उस वजाइना या योनि पार्ट के जस्ट बाहर की तरफ, मतलब आप ऐसा मान लीजिए आधा ढक्कन लगा हुआ एक पतला झिल्ली पतली मेम्ब्रेनस, इंग्लिश में उससे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बोलते हैं, एकदम पतली झिल्लीदार स्ट्रक्चर होता है, इसे हम बोलते हैं हाइमन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं मेम्ब्रेनस थिन स्ट्रक्चर। एक मेम्ब्रेन जैसा पतला झिल्ली जैसा स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइमन। ये हाइमन पार्शियली कवर करता है। किसे कवर करता है? वजाइनल ओपनिंग को। बेटा वजाइनल ओपनिंग के लिए क्या शब्द यूज होगा हिंदी में? योनि द्वार। क्या वर्ड यूज होगा? योनि द्वार। तो ये जो हाइमन है ना, ये वजाइना या योनि द्वार पार्शियली एक झिल्ली जैसा क्रॉस करता है। अगर कोई फीमेल दौड़ रही है, साइकिल चला रही है, ये एक बार के लिए नहीं है, जैसा नहीं कि एक बार दौड़ने में हो गया, अगर उसकी घर का बहुत ज्यादा काम कर रही है, खेल कूद रही है, दौड़ भाग रही है, साइकिलिंग कर रही है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज कर रही है जो फिजिकल एक्टिविटीज या ज्यादा काम के अंतर्गत आ रहा है, तो ये तो एक पतला झिल्ली जैसा ही स्ट्रक्चर है ना, तो ये तुरंत भी किसी भी हार्ड एक्टिविटीज या फिजिकल एक्टिविटीज से टूट जाता है। तो अगर हाइमन है फीमेल्स में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइमन अगर नहीं है फीमेल्स में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हाइमन के रहने या ना रहने से हम फीमेल के बारे में कुछ बोल नहीं सकते कि भाई इसने सेक्सुअल एक्टिविटी किया है या सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसमें पहला ऑप्शन लिखा है बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू। बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू मतलब दोनों कथन सही है। बोथ स्टेटमेंट इज फॉल्स, दोनों कथन गलत है। थर्ड स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, पहला कथन सत्य है, while सेकेंड इज फॉल्स, दूसरा कथन गलत है। चौथा क्या है? स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स while स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लिए। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी सेक्सुअल एक्सपीरियंस। ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग। हाइमन कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाई एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक राइडिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट हो गया फॉल्स और सेकंड स्टेटमेंट हो गया ट्रू। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। क्या ऑप्शन है? डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गर्भ निरोध का स्थायी तरीका है परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अब बेटा कॉन्ट्रासेप्शन जान लेते हैं पहले। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या है? शॉर्ट में ही जाएंगे, बाकी जब हम जो चैप्टर वाइज सारे जो वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस जब चैप्टर वाइज डलेंगे, इंडिविजुअल चैप्टर के डलेंगे, तब आपको सभी टॉपिक्स के बारे में अच्छे से समझ आएगा। ये तो हम अभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम चीजों को पूरे डिटेल में नहीं जा रहे। जब इंडिविजुअल चैप्टर्स के वीडियो डलेंगे तो आपको हर टॉपिक क्लियर हो जाए। अब कॉन्ट्रासेप्शन में मैं शॉर्ट में थोड़ा बता दे रहा हूं। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है फर्टिलाइजेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? निषेचन। तो फर्टिलाइजेशन या निषेचन क्या है? स्पर्म और ओवम, ये दोनों को हम जिस भी तरीके से रोक सकते हैं, जो भी तरीके अवेलेबल हैं मार्केट में, वो सभी तरीकों को एक बड़े हेडिंग या ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में हम किस में रखते हैं? कौन से वर्ड के अंदर लाते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन।
तो कॉन्ट्रासेप्शन में याद क्या रखना है कि निषेचन रोकना है, फर्टिलाइजेशन रोकना है। फर्टिलाइजेशन रोकना है मतलब स्पर्म और ओवम को हमको मिक्स होने नहीं देना है। उस प्रोसेस को रोकने के लिए अलग अलग तरीके हैं, सभी आते हैं कॉन्ट्रासेप्शन में। अब जैसे पहला ऑप्शन दिया है इसमें कॉन्डम, तो आता है या किसका बना होता है, रबर का। अब ये जो कॉन्डम है सिंगल यूज वाला है। कॉन्डम्स क्या होते हैं, सिंगल यूज। आप एक बार अगर कॉन्डम पहनकर उसको यूज कर चुके हैं तो आप उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते, वो डिस्पोजेबल होता है, एक यूज के बाद वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो अगर कोई कॉन्डम का यूज जब तक करेगा तब तक हो सकता है कि तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन अगर कॉन्डम यूज नहीं किया जा रहा है तो हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाए। तो क्या कॉन्डम परमानेंट मेथड होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड है माला डी। ये जो माला डी है ये एक टैबलेट है, गोली है, छोटी सी ऐसी गोली आती है। तो माला डी क्या चीज की गोली है, अगर मान लीजिए कि किसी फीमेल को या किसी मादा को अभी प्रेग्नेंट नहीं होना है तो उस केस में अगर वो माला डी टैबलेट्स का कंजप्शन या यूज करती है तो वो निषेचन वाली प्रक्रिया से बच सकती है। लेकिन इसमें क्या चीज आपको ध्यान रखना है, जब तक टैबलेट का यूज होगा तब तक निषेचन नहीं होगा। अगर टैबलेट का यूज करना बंद कर दिया कोई तब निषेचन बिल्कुल हो सकता है। तो क्या माला डी परमानेंट हुआ, नहीं हुआ। थर्ड क्या है, सही इसमें नाम नहीं लिखा हुआ टैब, ये भी एक तरीके का टैबलेट है। जब तक फीमेल पार्टनर इसे यूज करेंगे तब तक वो गर्भवती या प्रेग्नेंट नहीं होंगे। अगर इनको यूज करना बंद कर दिया गया तो फिर से निषेचन के चांसेस या प्रेगनेंसी के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। चौथा है ट्यूबेक्टॉमी एंड वैसेक्टॉमी। अब इसे देखिए, इसे रटना नहीं है, इसे समझ लेते हैं। अब जैसे ये जो ट्यूब शब्द है, ये ट्यूब शब्द कहां से आया है, फैलोपियन ट्यूब। कहां से आया है ट्यूब वर्ड, फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब किस में पाया जाता है, फीमेल्स में। फैलोपियन ट्यूब किस में पाया जाता है, फीमेल्स में। फैलोपियन ट्यूब को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंडनलिका। क्या बोलते हैं, अंडनलिका। अब जैसे वैसेक वर्ड है, ये कहां से आया है, वास डिफरेंस। वैसेक वर्ड कहां से आया है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस का पार्ट है मेल पार्टनर का। वास डिफरेंस का सिग्निफिकेंस क्या है, टेस्टिस या वृषण के अंदर जो शुक्राणु या स्पर्म्स बनते हैं उनको शिशन तक लाने के लिए जो नलिका लगती है, उस नलिका में एक नलिका में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस को इसलिए हिंदी में बोलते हैं शुक्रवाहिका। क्या बोलते हैं वास डिफरेंस को, शुक्रवाहिका। तो वास डिफरेंस और फैलोपियन ट्यूब कोई भी करा सकता है, मेल या फीमेल पार्टनर। फैलोपियन ट्यूब या ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है, अंड नलिका को एक जगह से कट करके उसको वहीं पर सिलाई करके बंद कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो शुक्राणु है, जो स्पर्म्स है, वो कहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, अंडाणु या एग तक। वैसेक्टॉमी में क्या करते हैं, जो स्पर्म्स का जो नलिका है उसको भी वैसे ही कट करके बांध देते हैं, जिससे जो स्पर्म्स होते हैं वो कहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, जहां पर स्पर्म्स शिशन के अंदर या पेनिस के अंदर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो जिससे क्या होगा, युग्मक बनेंगे, गैमेट्स बनेगा, लेकिन वो क्या सामने पार्टनर के अंदर, फीमेल पार्टनर के अंदर जा पाएगा क्या, अगर किसी मेल पार्टनर का वैसेक्टॉमी हुआ तो स्पर्म एंटर कर पाएगा क्या, नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन आया कि ट्यूबेक्टॉमी या वैसेक्टॉमी कराने के बाद क्या गैमेट बनते हैं, तो उसका जवाब हाँ होगा। गैमेट बनेगा लेकिन उसका ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो इसका जो परमानेंट मेथड हुआ वो कौन सा हुआ, वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूब एक बार काट के बंद कर दिए तो दोबारा उसे खोल के हम उसका नॉर्मल यूज नहीं कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, खेती कितने साल पहले शुरू हुई थी। तो खेती ऐसी चीज है जो बहुत सारी पुरानी सभ्यताएं, बहुत सारे पुराने कल्चर्स
रोमन एम्पायर, पुराने हड़प्पा कल्चर जो हम हिस्ट्री में पहले पढ़ चुके हैं। तो काफी पुराने टाइम से बहुत सारी अलग अलग देश विदेश के अंदर जितने भी सभ्यताएं थी, उन लोग बहुत काफी टाइम से पहले से एग्रीकल्चर का यूज कर रहे हैं। तो ये जो चारों हमको ऑप्शन दिए थे, इसमें सबसे सही ऑप्शन, इसमें जो एक्यूरेट ऑप्शन है वो खेती कितने साल पहले चालू हुई थी? 10,000 साल पहले। डायरेक्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये भी क्वेश्चन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से ही, और टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या पूछ रहा है? एक महिला जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 40 दिनों का है, उसका ओव्यूलेशन किस दिन होगा? अब पहले ये चीज क्लियर कर लें। जिन बच्चों को समझ आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं क्लियर हुआ वो पहले समझ लें कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 20 दिनों का है, इसमें हमको क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि किसी फीमेल का 40 दिन का होता नहीं है। सबसे पहली बात, 40 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म किसी फीमेल का नहीं है। क्वेश्चन में पूछ रहा है अगर वो 40 दिन का हुआ, ओव्यूलेशन कब होगा? तो इसे अपन कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे? पहले अपन नॉर्मल लिख लेते हैं। तो जो नॉर्मल मासिक चक्र है या नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज का कैलकुलेशन होता है? 28 डेज। मतलब 30 दिन 31 दिन भी नहीं, 28, ज्यादा से ज्यादा 29 बायोलॉजिकली। ठीक है, अब अगर 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो हम पढ़ते हैं कि ये जो 28 दिन है, इसका मिड मतलब आधा, तो 28 का आधा कितना होगा? 14। तो अमूमन ऐसा होता है कि ये जो 14th डे है, जैसे मान लीजिए किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14th डे है, इस 14th डे पर अमूमन क्या होगा? ओव्यूलेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अंडोत्सर्जन। क्या बोलते हैं हिंदी में? अंडोत्सर्जन। तो ऐसा हिसाब है। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसके अलग अलग फेजेस है। क्या है इसके अलग अलग फेजेस? अब इन फेजेस में पहला आता है ब्लीडिंग, इसे बोलते हैं ऋतुस्राव, ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज के बाद सेकेंड आता है फॉलिक्यूलर। क्या आता है? फॉलिक्यूलर के लिए क्या लिखेंगे? पुटकीय। फॉलिक्यूलर के लिए क्या लिखेंगे? पुटकीय। अब इनके बाद नेक्स्ट होता है ओव्यूलेशन। क्या होता है? ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन के बाद जो फाइनल स्टेज है वो है सिक्रीटरी अवस्था। सिक्रीटरी अवस्था के लिए हिंदी वर्ड स्रावी। सिक्रीटरी के लिए हिंदी वर्ड क्या होगा? स्रावी। तो अगर 40 दिनों का है तो उसका ओव्यूलेशन किस दिन होगा? हमको पता है ओव्यूलेशन, कोई भी साइकिल चल रहा हो, ओव्यूलेशन उसके कौन से डे पर होगा? 14। तो इसको कैसे कैलकुलेट कर लिया अपन? क्वेश्चन में पूछा है 40। अब 40 में से अपन किसको माइनस कर देंगे? 14 को, क्योंकि हमको ये पता है कि साइकिल कैसा भी हो, ओव्यूलेशन कौन से डे पर होना है? 14। तो अगर मैं 40 में से 14 माइनस कर दिया तो मेरे को सही जवाब क्या मिलेगा? 26 डेज। क्या मिलेगा? 26 डेज। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चंस को डिस्कशन किया, जिसमें पहला हमको एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में बताया गया, पेनिस था इसका जवाब। सेकेंड, हाइमन के बारे में अपन जाने तो हाइमन का रहना ना रहना कोई मैटर नहीं करता है फीमेल में। अगर कोई फीमेल थोड़ा भी फिजिकल एक्टिविटी कर ली तो उसका हाइमन ब्रेक हो जाएगा। थर्ड आता है परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ये सिंगल यूज वाला है,
जब तक ये 3 चीज यूज करेंगे तब तक फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये तीनों यूज करना बंद कर दिए, फर्टिलाइजेशन का चांसेस बढ़ गया। इसमें क्या बोला गया था, काटेंगे खत्म, तो ये रिवर्स नहीं की जा सकती। फिर एग्रीकल्चर 10,000 ईयर्स, और जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 14 दिन का है उनका ओव्यूलेशन कब तक होगा, 26। ठीक है, सो ये था बायोलॉजी का सॉल्यूशन। आई होप आपको सभी चीजें, सभी क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस है वो अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू।